आज हम लोग आज के इस व्याख्यान में इकाई 4 कोर्स जो BSOE 148 सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत खंड 4 जो कि है गतिशीलता एवं पुनरुत्पादन, उसकी इकाई 10 गतिशीलता की संकल्पनाएं और इसके रूप पर व्याख्यान देंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि गतिशीलता क्या होती है, इसके विशेषताएं क्या होती हैं और इसके आधार पर समाज को किन किन भागों में बांटा गया है, गतिशीलता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भारतीय समाज में गतिशीलता का कौन सा रूप पाया जाता है, पश्चिमी समाजों में गतिशीलता का कौन सा रूप पाया जाता है और इसके अलावा गतिशीलता के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सब आदि भागों पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण की बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लैंगिक असमानता की बात की थी, उसके प्रमुख जो रूप प्रचलित हैं और उसके क्या कारण हैं लैंगिक असमानता के, और मुख्य रूप से हमने उसमें भारतीय समाज को केंद्र बिंदु में रखा था। और आज के इस व्याख्यान में हम सामाजिक गतिशीलता की बात करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसका व्यवस्थित अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने सबसे पहले संकल्पना को समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया, आदि आदि। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सामाजिक गतिशीलता जो है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एक प्रमुख विषय है, या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और इसमें जो सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन है उसके पीछे जो कह लीजिए कि समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन करने की जो रुचि रही है, उसके कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कारण रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से हमें समाज है उसमें वर्ग निर्माण और वर्ग विघटन यानी कि क्लास फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में हमें पता चलता है। इस संदर्भ में गिडेंस का भी कहना है कि जिस समाज में गतिशीलता जितनी कम होगी, उस समाज में वर्ग एकात्मकता यानी कि क्लास सॉलिडारिटी उतनी ही अधिक होगी। और यह स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो यानी कि जिस समाज में वर्ग निर्माण की प्रक्रिया जितनी कम होगी, गतिशीलता भी उतनी ही कम होगी, और इसके आधार पर क्या होगा कि उस समाज में वर्ग संघर्ष की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आगे अगर हम बात करें कि सामाजिक गतिशीलता का जो अध्ययन है और उसमें जो विद्वानों की रुचि रही है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि हमें गतिशीलता के अध्ययन द्वारा ये जानकारी मिलती है कि किसी समाज में व्यक्ति के बनने और बिगड़ने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी अधिक हैं या कितनी कम हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समाज में कितना आगे जा सकता है, ये इस बात से पता हम लगा सकते हैं कि व्यक्ति जिस समाज का निवासी है या जिस समाज का सदस्य है, उस समाज में गतिशीलता की संभावनाएं किस स्तर तक हैं। और तीसरा गतिशीलता के अध्ययन में रुचि दर्शाने का एक कारण है वो ये है कि इसके द्वारा समाज में जो नई चीजें हैं या नई घटनाएं हैं, उसकी संभावनाओं का भी हमें पता चलता है। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से यह पता चलता है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन की कितनी संभावना है। अभी आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन संबंधित हैं। क्या सामाजिक परिवर्तन अधिक व्यापक है या सामाजिक गतिशीलता अधिक व्यापक है, तो वो तो हम आगे जानेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो जॉनसन हैं उनका भी इस विषय में ये कहना है कि हम जो है गतिशीलता का अध्ययन करते हैं, उसके पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उसको समानता प्राप्त करने का
कितना अधिकार प्राप्त है, यह भी हमें उस समाज, जो मतलब वो समाज है या देश है, उसमें व्यक्ति को कितने आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, इससे भी हमें पता चल सकता है। दूसरा कि सामाजिक गतिशीलता की वजह से सामाजिक व्यवस्था में कितनी हद तक स्थिरता, यानी कि कितनी हद तक हम स्टेबल या अनस्टेबल होते हैं, उससे भी हमें ये पता चल सकता है गतिशीलता के अध्ययन के द्वारा। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि गतिशीलता किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है। फंक्शनल हम सभी जानते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं जो समाज में संतुलन लाने का काम करती हैं या समाज में संतुलन बनाए रखने में उनका कितना योगदान है, उसे हम प्रकार्यात्मक कहते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता क्या समाज के लिए प्रकार्यात्मक होती है या दुष्प्रकार्यात्मक होती है, इसका भी पता हमें चल सकता है। आगे अगर हम बात करें इस कड़ी में तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है वो सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक प्रमुख अंग है। अभी तक हम, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स है उसका नाम ही है सामाजिक स्तरीकरण, और उसी के तहत हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब समाज में स्तरीकरण नहीं होगा, अगर किसी समाज में स्तरीकरण अनुपस्थित होगा तो वहां पर गतिशीलता की कोई बात ही नहीं होगी। और या हम यह भी कह सकते हैं कि गतिशीलता का अध्ययन जो होता है वो कहीं ना कहीं स्तरीकरण की पृष्ठभूमि में ही किया जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम सामाजिक स्तरीकरण को एक ग्राफ पेपर की तरह मान लें और सामाजिक गतिशीलता जो है तो उस ग्राफ पेपर में बनने वाले डायग्राम की तरह है। डायग्राम यानी रेखा चित्र। तो उसमें हम देखते हैं ना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कभी हम दर्शाते हैं कि वो कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहा है। तो वो जो है ग्राफ क्या हो गया, हमारा ग्राफ पेपर सामाजिक स्तरीकरण हो गया। और जो उसमें हम लोग डायग्राम बनाते हैं यानी कि जो ऊपर नीचे की स्थितियों को दर्शाते हैं वो रेखा चित्र, हम उसे कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता है। लेस्ली का यह भी कहना है कि कुछ अर्थों में हम गतिशीलता को इस तरह का विरोधी भी मान सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जब नीचे की स्थिति से ऊपर की ओर जाता है तो वो अपनी परंपरागत स्थिति से कहीं ना कहीं नाखुश होता है या उसको नापसंद करता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो अपने से ऊंचे स्तर पर जाए, है ना। और शायद ही हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो असमानता को या स्तरीकरण को या समाज में किसी भी प्रकार की असमानता विद्यमान होती है तो उसको पसंद करता होगा। हम सभी असमानता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि गतिशीलता का अध्ययन हम क्यों करते हैं और अगर करते हैं तो उसके द्वारा हम किसी समाज की कौन कौन सी स्थितियों का पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो गतिशीलता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो जो सामाजिक गतिशीलता है वो क्या है कि मतलब एक बहुत सरल अवधारणा है, ऐसा कोई जटिल विषय नहीं है कि जिसको आप नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे हॉर्टन और हंट कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाने की प्रक्रिया है ना। सोशल मोबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर, है ना। लेकिन अब क्या है कि जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है और हम लोग उन शब्दों को अपने अनुसार उनका निहितार्थ निकालते हैं, ठीक है। जैसे मेटा स्पेंसर जो हैं वो सामाजिक गतिशीलता के बारे में ये कहते हैं कि हम गतिशीलता के अंतर्गत हम उन सभी परिवर्तनों को रखते हैं जो पेशे में और व्यक्ति के व्यवसाय में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कह सकते हैं, गतिशीलता कह सकते हैं। यानी कि एक ही सामाजिक स्थिति में रहकर भी व्यक्ति के जीवन में गतिशीलता हो सकती है। और वहीं गिडेंस भी कुछ कुछ इस बात से
इत्तेफ़ाक रखते हैं या उनका भी कुछ-कुछ ऐसा ही मानना है, क्योंकि वो कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय व्यक्तियों या समूहों के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पदों के बीच जो गतिशीलता होती है, उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ना कि किसी ने कहा कि सामाजिक स्थिति से परिवर्तन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, तो किसी के अनुसार कि व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय बदल जाना ही गतिशीलता है ना? और किसी के अनुसार कि व्यक्ति या कई सारे जो समूह हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक पदों में जो भी गतिशीलता होती रहती है, उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, है ना? तो इस बारे में आगे ये भी बताया गया कि जो विभिन्न वर्ग हैं ना, उनमें गतिशीलता का जो पैटर्न होता है, जो स्वरूप होता है, जो प्रतिरूप होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि क्या है कि उच्च वर्ग जो होते हैं और जो निम्न वर्ग होता है, यहाँ पर हम अभी मध्यम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। हम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में एक चीज़ ये देखते हैं कि जब उनके जीवन में कोई भी नई उपलब्धि आ जाती है, भले ही वो छोटी ही उपलब्धि क्यों ना हो, तो वो उसका तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, लेकिन जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने ऐसी कोई उपलब्धि आती है, तो वो क्या करते हैं कि वो कभी-कभी उस चीज़ को टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी-कभी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें छोटी या साधारण उपलब्धियों को टाल देना सही लगता है। तो हार्टन और हंट ने जो ये तथ्य है या मध्यम वर्ग के लोगों की ये जो आकांक्षा है कि बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए छोटी या साधारण उपलब्धि को टाल देना, इसको हार्टन और हंट ने विलंबित तुष्टीकरण प्रारूप डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन पैटर्न कहा है। और उनके अनुसार ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्ग सबसे महत्वाकांक्षी वर्ग होता है किसी भी समाज का। और मध्यम वर्ग के सदस्य जो हैं वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से वो उच्च वर्ग में पहुंच जाए। और वहीं पर अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि निम्न वर्ग के लोगों में के जो जीवन होता है वो इतना दुष्कर होता है, इतनी परेशानियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है कि उन्हें लगता है कि जो भी अवसर हमें मिले हम तुरंत उसका लाभ उठा लें। और वहीं पर जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो कह लीजिए कि इतने लेजर पसंद होते हैं, मतलब विलासी होते हैं या अवसरवादी होते हैं कि उनको लगता है कि हमें जो भी मिल रहा है वो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति या उनका जो हाई क्लास है या हाई स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो तुरंत ही उस उपलब्धि को भोगना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि उनके हाथ से ये मौका निकल सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो उपलब्धि के प्रति अलग अलग वर्गों की अलग अलग पैटर्न होते हैं। कोई उस उपलब्धि को तुरंत ही भोग लेना चाहता है, तो कोई उस उपलब्धि को टाल देना चाहता है कि हो सकता है आगे हमें इससे भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए। आगे अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के परिणाम क्या होते हैं, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो हमारा समाज है, चाहे वो भारतीय समाज हो या पश्चिमी समाज हो, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रतियोगिता करता है। और ये जो प्रतियोगिता होती है, इसी से कहीं ना कहीं समाज का विकास होता आया है। तो अगर हम देखें कि प्रतियोगिता प्रत्येक सामाजिक तथ्य की तरह ना तो हम उसे पूर्णतया लाभकारी कह सकते हैं और ना ही पूर्णतया उसे हानिकारक कह सकते हैं। प्रतियोगिता के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। तो ऐसे ही ये गतिशीलता है कि जब ये किसी भी समाज में होती है तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कुछ परेशानियां भी होती हैं और व्यक्ति को कुछ लाभ भी होते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बंद समाज होता है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे बंद समाज और खुला समाज की। अभी हम लोग गतिशीलता के परिणामों की बात कर रहे हैं, तो पहले हम उसमें बात करते हैं कि इस संदर्भ में कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बंद समाज, जो क्लोज्ड सोसाइटी होती है, उसमें व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम समाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि व्यक्ति पर मानसिक तनाव हावी होने लगता है या वो असंतुलित होने लगता है, उसको हृदय रोग या अन्य प्रकार की बीमारियों का सामना
करना पड़ता है। और ये परेशानियाँ क्यों होती हैं, तो इस संबंध में हम लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि क्या होता है कि जो व्यक्तियों के जीवन में गतिशीलता हो रही होती है, वो क्या होता है ना कि व्यक्ति का जन्म किसी और वर्ग में होता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो समाजीकरण उसका किसी और वर्ग में होता है, और जो व्यक्ति का जीवन होता है वो दूसरे वर्ग में व्यतीत होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो निम्न वर्ग में हुआ हो, लेकिन आगे चलकर उस व्यक्ति ने अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर उच्च पद प्राप्त करके उच्च वर्ग की सदस्यता हासिल कर ली हो। तो क्या हुआ कि व्यक्ति का जो समाजीकरण हुआ वो तो निम्न वर्ग में हुआ, लेकिन वो जो जीवन गुजारना चाह रहा है वो, या उसका जो आगे का जीवन है वो किसमें गुजरेगा, उच्च वर्ग में। तो वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं ना कि द्वंद्व वाली स्थिति हो गई, या संक्रमण वाली ट्रांजिशनल हो गई कि एक पैर हमारा उसमें और एक पैर हमारा इस वर्ग में। तो ये क्या होता है कि इससे व्यक्ति को ना अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और इसी के क्रम में व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार भी कभी कभी हो जाता है ना। और दूसरा क्या होता है कि जैसे आप ये भी देखते हैं कि कभी कभी जो गतिशील व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति तो बहुत उदारवादी हो जाता है, लेकिन उसके विपरीत कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत मतलब प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं या मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। वहीं अगर हम ये देखें कि जिस समाज के अंतर्गत जितना अधिक खुलापन होगा, यानी कि जो ओपन सोसाइटी होगी, वहां पर लोग उतने ही महत्वाकांक्षी होंगे। जैसे कि जब व्यक्ति के कोई भी उम्मीद है वो टूट गई या उस पर पानी फिर गया, तो लोग क्या होते हैं कि मानसिक रूप से हतोत्साही हो जाते हैं, है ना। और कोई कोई तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठते हैं। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि जो खुला समाज होता है उसमें उभय पक्षी एम्बिवेलेंट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसा व्यवहार वो करे समाज में, जब वो हैं तो किस तरीके का व्यवहार वो अपनाएं। क्योंकि क्या है कि अभी जैसे हमने बात करी कि जब व्यक्ति किसी और वर्ग में पैदा होता है, किसी और वर्ग के मूल्य वो आंतरिकृत करता है, और जब बड़ा होता है या जब कोई पद प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन किसी और वर्ग में व्यतीत होता है। तो ये क्या हो जाता है कि कभी कभी ये अपवर्ड स्थिति भी हो सकती है, यानी कि आरोही और अवरोही स्थितियां दोनों ही हो सकती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, माता पिता किसी और वर्ग के होते हैं और फिर संतान उनकी किसी और वर्ग में हो जाती है। और भारतीय समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अक्सर आए दिन आप लोग अखबारों में, पत्रिकाओं में, समाचार चैनलों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, न्यूज़ आपको सुनने को मिलती होगी कि कोई एक साधारण किसान का बेटा है या बेटी है, या कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा है, बेटी, और वो आईएएस बन गया, है ना। तो क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे में क्या होते हैं कि उनको लगता है कि हम आगे बढ़ें तो हम अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं। वहीं पर कुछ लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन हम बाकी लोगों को अब पहचानते नहीं, मतलब वो पहले जिस वर्ग से बिलोंग करते थे अब उन लोगों के साथ वो अपना ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं या उससे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब गतिशीलता जब व्यक्ति कर रहा है तो उसके ये अलग अलग दृष्टिकोण विकसित हो जाते हैं। जैसा अभी हमने बात की कि कुछ लोग बहुत उदारवादी हो जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी प्रकार के हो जाते हैं, है ना। तो हमने ये देखा कि सामाजिक गतिशीलता से केवल हानि ही नहीं है बल्कि लाभ भी होते हैं। जैसे अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि सामाजिक गतिशीलता के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये समाज के लिए प्रकार्यात्मक है या दुष्प्रकार्यात्मक, है ना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सामाजिक तथ्य हैं या अवधारणाएं हैं, घटनाएं हैं, प्रघटनाएं हैं, वो ना तो पूर्णतया समाज के लिए लाभकारी होती हैं और ना ही हानिकारक। उसमें दोनों ही तत्वों का समावेश होता है। तो हम इसी क्रम में बात करेंगे कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है सामाजिक गतिशीलता का कि इसमें समाज का विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ जो सोशल सॉलिडेरिटी जिसे हम सामाजिक सुदृढ़ता कहते हैं, और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है।
क्यों ऐसा होता है? क्यों जब किसी समाज में सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समुचित अवसर प्राप्त होगा, तो लोगों को जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति आस्था उत्पन्न हो जाएगी, और जो व्यक्ति और व्यवस्था के बीच में जो एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, वो तनाव भी कहीं न कहीं कम हो जाता है। इसी संदर्भ में पार्किन ने ये कहा कि जो आरोही सामाजिक गतिशीलता यानी कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है, वो एक तरीके से राजनीतिक सुरक्षा कपाट यानी कि पॉलिटिकल सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयत्नों और योग्यता से समाज में नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, वो समाज की शक्ति संरचना का विरोध नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यवस्था सही है और हम अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर समाज में आगे निकल सकते हैं। इसीलिए क्या है कि गतिशीलता जो है समाज के लिए एक स्वस्थ प्रक्रिया मानी जाती है। कुछ समाजशास्त्रियों का यह भी मानना है, उनकी यह भी मान्यता है कि जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी, उस समाज में वर्ग संघर्ष उतना ही कम होगा। और इसी संबंध में डैरेनडॉर्फ ने भी यह स्वीकार किया कि गतिशीलता से सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में कमी आती है। भले ही लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें तनाव क्यों भले ही ज़्यादा हो जाए, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, लेकिन व्यक्ति का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन होता है, उसमें संघर्षों में कमी आने लगती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये नाप सकें कि सामाजिक गतिशीलता से हानि ज़्यादा होती है या लाभ ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है। हर चीज़ से कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं, लेकिन हम किसी पैमाने के आधार पर ये नहीं कह सकते कि क्या ज़्यादा है या क्या कम है। अब चलिए हम बात करते हैं कि सामाजिक जो गतिशीलता है, उसके बारे में समाजशास्त्र में व्यवस्थित अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, ठीक है? तो जो सामाजिक गतिशीलता का हमको व्यवस्थित वर्णन देखने को मिलता है, वो सबसे पहले 1927 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सोशल मोबिलिटी, उसमें हमें देखने को मिला था, और ये पुस्तक लिखी गई थी सोरोकिन के द्वारा। सोरोकिन का नाम आप सभी ने सुन रखा है, तो उन्होंने ही 1927 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी सोशल मोबिलिटी के नाम से। और सामाजिक गतिशीलता के बारे में सोरोकिन का कहना था कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु या मूल्य या हम कह सकते हैं कि जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा बनाई गई या रूपांतरित है या परिवर्तित है, ऐसी किसी भी चीज में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो सोरोकिन का मानना है कि ऐसे सभी तथ्य, ऐसे सभी फैक्ट जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और जिन्हें मानव के द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है, उसमें सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को या ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसी संबंध में बोगार्ट्स का ये कहना है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक पद आप सभी जानते हैं, सोशल स्टेटस, जिसकी हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी। फीचर जो है उनका कहना है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर में गति करने को गतिशीलता कहते हैं। हार्टन और हंट, हमने इनकी पहले भी चर्चा की अभी, कि उच्च और निम्न सामाजिक स्थितियों में गमन करना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। तो इन सब परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक गतिशीलता जो है वो व्यक्ति या समूह की परिस्थिति से संबंधित है, और व्यक्ति और या समूह की सामाजिक परिस्थिति में गतिशीलता द्वारा परिवर्तन आता है, और ये जो परिवर्तन होता है वो समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। और जो सामाजिक गतिशीलता होती है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ऊपर की ओर होती है या हमेशा नीचे की ओर ही होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के रूप या प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो एक एक करके हम सामाजिक गतिशीलता के रूपों के बारे में बात करेंगे।
तो जो सोरोकिन हैं, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, जिसे हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं, उसके बारे में बताया और कहा कि इस प्रकार की गतिशीलता में कोई व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। यानी कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो केवल स्थान का परिवर्तन होता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी एक गांव में निवास कर रहा है और वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। या जो श्रमिक है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और दूसरी फैक्ट्री में भी वो श्रमिक के रूप में काम करने लगा। या कोई प्रोफेसर है, वो किसी और विश्वविद्यालय में था और उसने अपना स्थानांतरण दूसरे विश्वविद्यालय में करा लिया या हो गया, है ना। या एक इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और फिर वो कंपनी वहां से छोड़कर दूसरी कंपनी उसने ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके जो पद है और जो वेतन है वो वही बना रहा। तो ये इस प्रकार की जो गतिशीलता है वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल, या जिसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं आता, इसमें केवल पोजिशनल परिवर्तन होता है और इसमें स्थान का परिवर्तित होना आवश्यक होता है, उसके बिना ये गतिशीलता संभव नहीं होती है। जो दूसरे प्रकार की गतिशीलता की बात सोरोकिन ने की, तो उसमें उन्होंने उदग्र या रैखिक गतिशीलता की बात की, जिसे हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार की गतिशीलता में क्या होता है कि सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। जो पहले प्रकार की गतिशीलता थी, क्षैतिज गतिशीलता, उसमें क्या था कि व्यक्ति का केवल स्थान परिवर्तित हो रहा था, पद मूलक परिवर्तन, मतलब उसमें सामाजिक संरचना जो है वो प्रभावित नहीं हो रही थी। जबकि जो उदग्र या रैखिक गतिशीलता है, इसमें व्यक्ति की सामाजिक संरचना, व्यक्ति की गतिशीलता से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की गतिशीलता से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसको भी सोरोकिन ने दो भागों में विभाजित किया है, जिसको पहला प्रकार जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता उन्होंने कहा, अपवर्ड और असेंडिंग, और इसे सोशल क्लाइंबिंग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या समूह जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसे ऊर्ध्वगामी या अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लर्क है और वो आगे जाकर कोई अधिकारी बन गया, ठीक है, या कोई भिखारी है और उसकी लॉटरी लग गई, अचानक से वो लखपति बन गया या करोड़पति बन गया। या कोई भूमिहीन श्रमिक है या श्रमिक है और वो आगे चल के कुछ भूमि क्रय कर लेता है और फिर वो भूमिपति बन जाता है। या कोई शिक्षक है और वो आईएएस बन जाता है। तो ये सभी उदाहरण क्या है? ऊर्ध्वगामी या ऊपर जाने वाली गतिशीलता को दर्शाते हैं। दूसरे प्रकार की जो गतिशीलता है, जिसे हम डिसेंडिंग या डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं, हिंदी में उसे अधोगामी गतिशीलता कहते हैं। और सोरोकिन ने इसे सोशल सिंकिंग का भी नाम दिया है कि जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ हो। अभी ऊर्ध्वगामी में क्या था कि व्यक्ति अपनी जो स्थिति है उससे ऊपर की तरफ जाता है, और अधोगामी गतिशीलता में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे की तरफ जाता है, तो उसे हम अधोगामी गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि अगर कोई दरोगा है तो वो किन्हीं कारणों से सस्पेंड हो गया। अभी आपने देखा पिछले दिनों एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया कि जिसमें डीएसपी को सिपाही के पद पर कर दिया गया, मतलब वो डीएसपी थे और उनको सिपाही बना दिया गया, यानी कि उनका डिमोशन हो गया एक तरीके से, है ना। या अगर कोई करोड़पति है और वो किसी कारण से अपने पैसे गंवा दे, ठीक है, तो ये भी आपने कुछ उदाहरण पढ़े होंगे इस प्रकार से। या कोई नौकरी कर रहा है और किन्हीं कारणों बस उसको सस्पेंड कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। या जो कोई अच्छा काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में और किसी कारणवश वो जो है श्रमिक बन जाए कहीं पर जाके। तो ये सब उदाहरण क्या है? अधोगामी गतिशीलता के उदाहरण हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय जाति व्यवस्था है, ये उदग्र गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब उदग्र में दोनों आ जाते हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, है ना, सोशल क्लाइंबिंग भी और सोशल सिंकिंग भी। तो कैसे है ये दोनों का उदाहरण कि अगर हम संस्कृतिकरण देखते हैं जिसमें निम्न जातियां
उच्च जातियों के संस्कारों को, उनकी परंपराओं को अपनाती हैं, तो वो कहीं न कहीं अपनी जो उनकी जातीय संरचना में जो उनका स्थान है, उससे कहीं न कहीं वो ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। और वहीं कुछ जातियाँ विसंस्कृतिकरण के द्वारा नीचे की ओर जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है, वो इस प्रकार की गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें नीचे जाने के और ऊपर जाने के दोनों ही प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक तथ्य और ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्षैतिज गतिशीलता है, उसमें केवल स्थान में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के पद या उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि जो उदग्र गतिशीलता है, उसमें क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का स्थान बदले ही, ये बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, लेकिन व्यक्ति का जो पद है या जो उसकी परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी वो उदग्र गतिशीलता कहलाएगी। अगर हम गतिशीलता के कुछ अन्य स्वरूपों की बात करें, तो इसमें व्यावसायिक गतिशीलता भी आती है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे प्रकार के व्यवसाय को अपना लेता है, तो इसे हम व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है और वो आगे चल के कोई कपड़े का काम कर ले, है ना? या कोई व्यापारी है या कोई रिक्शा चला रहा है और वो पढ़ ले, अपने प्रयासों से शिक्षक बन जाए या कोई और अधिकारी बन जाए। इसी तरह से व्यक्तिगत गतिशीलता की हम बात करते हैं, जिसे इंडिविजुअल मोबिलिटी कहते हैं, कि सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है, उसकी आय में वृद्धि हो सकती है या उसका प्रमोशन हो सकता है, व्यक्ति जो सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है वो और उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, आदि आदि। फिर एक गतिशीलता का प्रकार आता है समूहगत गतिशीलता, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समूह के अंतर्गत या किसी सामाजिक श्रेणी में हम गतिशीलता को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक महाविद्यालय है, कोई डिग्री कॉलेज है और उसमें जो प्रोफेसर्स हैं या जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनको एक साथ प्रमोशन मिल जाए प्रोफेसर के पद पर, तो ये सामूहिक गतिशीलता हम इसको कह सकते हैं। फिर अगला आता है कि वास्तविक गतिशीलता, रियल मोबिलिटी। और इसमें क्या है कि ये वो गतिशीलता होती है जिसे वास्तविकता में व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक गतिशीलता करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, इच्छुक है, तो वो व्यक्ति क्लर्क है और वो मेहनत करता है और आगे चल के अफसर बन जाता है, तो वो उसकी क्या है, वास्तविक गतिशीलता है। वहीं पर इसके विपरीत भी एक प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है, जिसे हम आभासी गतिशीलता कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब व्यक्ति अपनी जो उसके द्वारा इच्छित है, मतलब व्यक्ति जिस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसकी ओर गतिशील नहीं हो पाता, तो क्या करता है, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने वो संतोष के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए व्यक्ति आभासी गतिशीलता को अपनाता है। या जब व्यक्ति उस गतिशीलता को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा होता है, तब भी वो इसी प्रकार की क्रिया करता है या इसी प्रकार की गतिशीलता को अपनाता है। जैसे कि कोई शोधार्थी है ना? और उसको अभी पीएचडी की डिग्री नहीं मिल पाई है, तो वो पहले ही वो डॉक्टर लिखने लगता है अपने नाम के आगे। या जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जैसे ही एडमिशन लेते हैं, उनकी डिग्री भी पूरी नहीं हुई होती, लेकिन वो पहले ही एक दूसरे को डॉक्टर के नाम से बुलाने लगते हैं। या कोई लेक्चरर है अभी और उसको आगे प्रोफेसर के पद पर जाना है, तो वो पहले ही अपने आप को प्रोफेसर नाम से या अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखने लगे। तो वो ये सब क्या दर्शाता है, आभासी गतिशीलता को दर्शाता है कि व्यक्ति की अभी ये वास्तविक स्थिति नहीं है, लेकिन व्यक्ति इस ओर प्रयत्नशील है और अपने इस गतिशीलता को प्राप्त करने के लिए या जो उससे संतुष्टि मिलती है उसके लिए इस प्रकार की गतिशीलता को वो अपना रहा है। आगे हम बात करते हैं कि लिपसेट और बेनेडिक्स ने उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1959 में, जिसका नाम था सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसमें उन्होंने औद्योगिक समाज में जो गतिशीलता विद्यमान होती है उसके दो रूपों का उन्होंने उल्लेख किया था, जिसमें पहला उन्होंने बात की अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी।
तो उसमें उन्होंने बताया कि जब पीढ़ियों के मध्य में व्यवसायों की भिन्नता होती है, यानी कि अलग-अलग पीढ़ियां अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाती हैं, तो उसे हम अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। और उन्होंने कहा कि दिशा के आधार पर इस प्रकार की गतिशीलता को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है ऊर्ध्वगामी अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता और दूसरी अधोगामी अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता। दूसरी उन्होंने बात की अंतरा पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, यानी कि इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो इसमें लिप्सेट और बेनेडिक्स ने बताया कि जब एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई व्यवसायों को अपनाता है तो उसे हम अंतरा पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम जो मर्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको याद हो, कि जो प्रस्थिति श्रृंखला का उन्होंने उदाहरण दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं हम इसी गतिशीलता के अंतर्गत मान सकते हैं, है ना। तो और इस प्रकार की जो गतिशीलता है वो भी ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जोसेफ ए कॉल, जिन्होंने पुस्तक लिखी द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर 1957 में, उन्होंने भी अमेरिकी समाज में तीन प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया। और सबसे पहले उन्होंने बताया प्रजनक गतिशीलता के बारे में, रिप्रोडक्शन मोबिलिटी। तो कॉल का कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं उनकी संतान उच्च वर्ग के लायक नहीं होती, तो क्या होता है कि समाज के जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो जो उच्च वर्ग में खाली स्थान होता है उनको भरने के लिए स्वाभाविक रूप से या नेचुरली वो क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं। दूसरी उन्होंने प्रवासी गतिशीलता की बात करी, माइग्रेटरी मोबिलिटी। तो इसमें उन्होंने बताया कि जब किसी स्थान पर जीवन यापन के नए अवसर आर्थिक विकास के द्वारा उत्पन्न होने लगते हैं, तो वहां पर दूसरी जगहों से कुछ लोग आकर बस जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो बाहर से आकर बसे अर्थात प्रवासी लोग हैं, उनके बीच आगे जाने की एक प्रतियोगिता होने लगती है। और इस प्रतियोगिता में क्या होता है कि कुछ प्रवासी लोग भी सफल हो जाते हैं और कुछ स्थानीय लोग भी सफल हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कॉल ने प्रवासी गतिशीलता कहा है। और हम देखते हैं कि चाहे भारत में ही हो, अलग अलग शहरों से लोग जाते हैं और बस जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बेंगलोर में जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिनका भी काम होता है, वो सब बेंगलोर जाकर सेटल होना चाहते हैं, या पुणे जाकर उनको लगता है कि वहाँ पर उनको अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। या भारत से बड़ी मात्रा में लोग विदेशों में जाते हैं, अमेरिका वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ के लोग ये कहते हैं ना कि ये आ रहे हैं और हमारी जॉब खतरे में पड़ रही है। अक्सर आए दिन हम लोग ऐसे समाचार देखते हैं और सुनते रहते हैं, ठीक है। और फिर तीसरे प्रकार की जो उन्होंने गतिशीलता की बात की, वो बात की थी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजिकल मोबिलिटी की। तो उनका ये कहना था कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण समाज में नए नए पेशे उत्पन्न होने लगे हैं, और इसी की वजह से जो कृषि पर आधारित हुआ करते थे परंपरागत पेशे, उनमें कमी आई है। और इस नई स्थिति के कारण जो गरीब हैं या जो किसान के बच्चे हैं, वो अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर नई जो नौकरियां हैं उनको पा रहे हैं या पाने में सफल हो रहे हैं। उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई है, और इसी वजह से उनका जो जीवन स्तर है वो पहले की अपेक्षा काफी अधिक उच्च किस्म का हो गया है। तो इस प्रकार की गतिशीलता का आधार चूंकि औद्योगिक क्रांति है, और इसी वजह से कॉल ने इसको प्रौद्योगिकी गतिशीलता कहा है। आगे गतिशीलता के रूपों की अगर हम बात करें तो उसमें रुडोल्फ ने भारतीय जाति व्यवस्था में तीन प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया। सबसे पहले उन्होंने उदग्र गतिशीलता यानी कि वर्टिकल मोबिलिटी की बात की। रुडोल्फ का कहना है कि समाज में जो कुछ तबके हैं या कुछ वर्ग हैं वो ऊंचे समझे जाते हैं, और ये अभिजात वर्ग के होते हैं, उच्च जातियों में पाए जाते हैं, जैसे कि राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदार। उसका ये भी मानना है कि समाज के ये जो उच्च समूह थे, ये किसी जमाने में बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, और जो बाकी की जातियां थी वो इन इन पर, मतलब ये जो उच्च समूह थे, इन पर आश्रित हुआ करती थी। और ये अभिजात जातियां अपना, इनका जो एक पुराना इनका एक अतीत रहा है, जो
गौरवशाली रहा है, उसके आधार पर ये राजनीति में भी सक्रिय हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि ये जो परंपरागत अभिजन है, इनका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। अगली उन्होंने क्षैतिज गतिशीलता यानी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की बात की, और इसमें उन्होंने कहा कि जो जातियों के विभिन्न नेता हैं वो विशिष्ट संगठनों के द्वारा लोकप्रिय राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जातीय संघ के द्वारा जो प्रदत्त वर्ग हैं और जाति समूह हैं, उनके बीच में एक एकात्मकता या सॉलिडारिटी देखने को मिलती है। पारंपरिक समाज जो थे, जिनमें उदग्र एकात्मकता और उसकी जो संरचनाएं थी, उनको चैलेंज देकर इनके मध्य क्या हुआ है कि एक खाई मतलब उत्पन्न हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि जो पुराने अभिजन लोग हैं, जो अपने गौरव खो चुके हैं, और इसीलिए क्या होता है कि क्षैतिज स्तर पर जातियों की जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक लड़ाई ना होकर वस्तुतः जनता की लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। तीसरे प्रकार की उन्होंने गतिशीलता का उल्लेख करते हुए उसको विभेदात्मक गतिशीलता, डिफरेंशियल मोबिलिटी का नाम दिया, और इसमें बताया उन्होंने कि इसके अंतर्गत जो जातीय संघ या संगठन होते हैं वो ग्राम और स्थान विशेष से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पटल पर उभरने लगते हैं। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इसी प्रकार की गतिशीलता हमें देखने को मिल रही है, यानी कि वर्तमान समय में समाज में विभेदात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है, और इसका यही रूप विद्यमान है। यातायात और जो संचार के साधन हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जातियां एकजुट हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राल्फ टर्नर जो हैं, उन्होंने भी अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया। पहली प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, और दूसरी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंटेस्ट मोबिलिटी। तो अब तक हमने गतिशीलता के अनेक रूपों की चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से सोरोकिन के द्वारा बताए गए दो रूप, उदग्र और क्षैतिज गतिशीलता, लिप्सिट और बेनेडिक्स का बताया हुआ अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, जोसेफ ए कॉल ने तीन प्रकार बताए, प्रजनक, प्रवासी और प्रौद्योगिकी गतिशीलता। रुडोल्फ ने भारतीय समाज के संदर्भ में तीन प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया, उदग्र, क्षैतिज और विभेदात्मक गतिशीलता। राल्फ टर्नर ने प्रतिस्पर्धात्मक और प्रायोजित गतिशीलता की बात की। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे कि जो सामाजिक गतिशीलता है, इसके निर्धारक तत्व या इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता के जो निर्धारक तत्व हैं वे लगभग वही हैं जो सोशल स्टेटस के निर्धारक होते हैं, और इस संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं। इसी संदर्भ में बर्ट्रांड जो है, उन्होंने भी तीन कारकों की जो बात है वो मुख्य रूप से रखी है, जिसमें वो बात करते हैं कि नए अवसरों की संभावना, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। तो इस संदर्भ में उनका कहना है कि जिस समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को जितने अधिक नए नए अवसर प्राप्त होंगे, उस समाज में आगे बढ़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। चूंकि खुले समाज में जो विकास होता है उसकी गति हम देखते हैं अपेक्षाकृत तेज होती है, इसलिए जो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होते रहते हैं, और इसलिए क्या होता है कि ऐसे समाज में गतिशीलता बंद समाज की तुलना में कहीं अधिक होती है। क्योंकि होता क्या था कि प्राचीन और मध्यकालीन जो समाज थे, वहां इतने काम नहीं हुआ करते थे, इतने पेशे नहीं हुआ करते थे, तो जो नए अवसरों की संभावनाएं थी वो बहुत सीमित थी, और इसी कारण से जो गतिशीलता की जो गति थी वो भी काफी धीमी हुआ करती थी। तो नए अवसर उत्पन्न होने से न केवल सामाजिक गतिशीलता होती है, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति को अवसरों के साथ साथ जो अपनी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का भी अनेक अवसर प्राप्त हो। दूसरा, उन्होंने निर्धारक तत्वों के अंतर्गत जनांकिकी प्रक्रियाओं की यानी डेमोग्राफिक प्रोसेसेस की बात की, और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जिस समाज के अंतर्गत प्रवास की प्रक्रिया यानी कि माइग्रेशन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तो वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं और वहाँ के जो प्रवासी व्यक्ति होते हैं,
उनके पेशे भी काफ़ी बदल जाते हैं और वहाँ की जो सामाजिक गतिशीलता है वो स्वाभाविक रूप से काफ़ी तीव्र गति से होती है, क्योंकि जब किसी नए स्थान पर व्यक्तियों को जीवन यापन के अवसर अनेक होते हैं, तो वहाँ पर काम पाने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं और उनके जीवन में भी गतिशीलता हमें देखने को मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रवास और सामाजिक गतिशीलता के मध्य एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरा जो निर्धारक तत्व है वो उन्होंने बताया महत्वाकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। और उनका कहना है कि जिस समाज में महत्वाकांक्षा जितनी अधिक होगी, गतिशीलता भी वहाँ उतनी ही अधिक पाई जाएगी। जैसे कि अगर किसी समाज के लोग ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में बहुत कुछ नहीं लिखा है तो हम क्यों काम करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि गतिशीलता की प्रक्रिया जो होगी वो बहुत सीमित हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति काम नहीं करेगा या वो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहेगा, वो प्रयत्न नहीं करेगा, वो किसी प्रकार के रिस्क नहीं लेगा, है ना। और वहीं पर दूसरी जगह जो व्यक्ति मेहनत पर भरोसा करता है, अपने काम पर भरोसा करता है, अपने गुणों पर, अपनी योग्यता पर भरोसा करता है, तो ऐसे समाज में गतिशीलता की मात्रा कहीं अधिक होगी। इसी संदर्भ में हमें ब्रूम और सेंजलिक के द्वारा बताए गए कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। उनका कहना है कि शिक्षा के कारण भी गतिशीलता बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा में जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। व्यक्ति चाहता है कि उसकी योग्यता और उसके गुण बढ़ जाए और वो समाज में उच्च पद को प्राप्त कर ले। सोरोकिन भी कहते हैं इसी बात को कि शिक्षा जो है वो समाज में एक हायरार्की या एक सोपान या संस्तरण की तरह काम करती है। और आधुनिक शिक्षा की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो पुराने समाज हैं, जो रूढ़िवादी समाज हैं, उनमें भी काफी गतिशीलता देखने को मिली है, क्योंकि लोग अपनी पुरानी स्थिति से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज का ये आधुनिक समाज है, इसमें शिक्षा आसानी से हर किसी को प्राप्त हो जाती है और शिक्षा की वजह से व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो शिक्षा से क्या होता है कि न केवल व्यक्ति को नए अवसर मिलते हैं, बल्कि उच्च शिक्षा से व्यक्ति की जो समाज में प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति की अपेक्षा एक पढ़े लिखे या ज्ञानी व्यक्ति को अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों का हर समाज में सम्मान अधिक होता है बाकी व्यक्तियों की तुलना में। दूसरा हम बात करें कि जिस समाज के अंतर्गत प्रजनन दर जो है वो मृत्यु दर से कम है या उसके बराबर है, वहां पर सामाजिक गतिशीलता अधिक होगी, क्योंकि जो पुराने लोगों का जो स्थान है वो मतलब जो चले गए पुराने लोग, और उनकी वजह से क्या होता है कि बेरोजगार जो युवक हैं उनको नए अवसर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत अगर जिस समाज में मृत्यु दर से जन्म दर कहीं अधिक है, मतलब मृत्यु दर कम है और जन्म दर है वो जो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का जो अवसर है वो समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। और हमारा भारतीय समाज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा जो सोरोकिन है, उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के कुछ और भी कारण बताए हैं। उनका ये भी मानना था कि जहाँ पर किसी समूह या व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, वहाँ गतिशीलता उतनी ही अधिक आती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है और उसकी वजह से सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में भी गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो जो बदला हुआ परिवेश है लोगों के लिए, उसमें लोगों को नई जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलता है और उनको वो निभानी पड़ती हैं। और जब किसी समाज में अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं उसके अवसर लोगों को कम समय के लिए ही प्राप्त होते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों के जीवन में या उनकी जो आमदनी है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इस उथल पुथल की वजह से भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसी संदर्भ में कि
बंद समाज और खुला समाज। अभी हमने जैसे देखा कि इसी व्याख्यान में हमने कई जगह इन शब्दों की बात की कि बंद समाज, खुला समाज, बंद समाज में गतिशीलता कम होती है, खुले समाजों में ज़्यादा होती है। तो आखिर ये बंद समाज और खुले समाज क्या हैं? तो जो अधिकांश विद्वान हैं, अधिकांश समाजशास्त्री हैं, उन्होंने गतिशीलता के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा। एक बंद समाज, क्लोज्ड सोसाइटी, और दूसरा खुला समाज, ओपन सोसाइटी। और इसके बारे में जो हार्टन और हंट हैं, उन्होंने कहा कि एक खुला समाज वो है जहां उच्च स्तर की गतिशीलता पाई जाती है, और एक बंद समाज वो है जहां पर गतिशीलता बहुत कम या नगण्य होती है। उनका कहना है एन ओपन क्लास सोसाइटी इज वन इन विच मोबिलिटी इज हाई, a closed society, a closed class society is one in which there is little mobility। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मुक्त समाज है और जो बंद समाज है, उनके विभाजन का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता है। और यदि कोई समाज है जिसमें नीचे से ऊपर बढ़ने या ऊपर से नीचे आने की संभावनाएं हैं, तो उसे हम खुला या मुक्त समाज कहेंगे। और यही उसके विपरीत किसी समाज में इस प्रकार की गतिशीलता नहीं है या बहुत कम है, तो उसे हम बंद समाज या क्लोज्ड सोसाइटी कहेंगे। जो मुक्त समाज है, उसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बंद समाज है, उसके अंतर्गत व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि खुले समाज में अर्जित मूल्यों की प्रधान, और वहीं बंद समाजों में प्रदत्त मूल्यों की प्रधानता होती है। तो हम ये भी देखते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, उनको अधिकांशतः हम खुले समाजों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि जो हमारा भारतीय समाज है, जो जो कि जाति व्यवस्था पर आधारित है, उसको बंद समाज की श्रेणी में रखा गया है। या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, तो वर्ग को खुले समाज की विशेषता माना जाता है, जबकि जाति को बंद समाज की विशेषता माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बंद समाज या जो खुला समाज है, ये जो अवधारणा है, ये एक तरीके का किसी समाज का बाइपोलर डिवीजन है। मतलब दो बाइपोलर डिवीजन है, ये एक द्विध्रुवीय विभाजन है। क्योंकि ना तो कोई समाज पूरी तरीके से खुला होता है और ना ही कोई समाज पूरी तरीके से बंद होता है। ये एक तरीके का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि कोई समाज कितना खुला है या कितना बंद है। और वहीं पर कुछ लोग जो ये कहते हैं कि पश्चिमी समाज बहुत खुले हैं, तो वहां पर ये भी सोचना चाहिए या ये भी विचारणीय तथ्य है क्या इन खुले समाजों में जो एकदम निचले तबके का, एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति है, उसको समाज के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने की संभावना है? या ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय समाज पूरे तरीके से बंद समाज है। हाँ, अगर हम पश्चिमी देशों की तुलना करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन समाज में ऐसी को पूर्णतया ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वहां पर ये पूरी तरीके से हम भारतीय समाज को बंद समाज कहें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर संस्कृतिकरण जैसी प्रक्रियाएं देखने को हमें नहीं मिलती। तो अगर हम बंद समाज और खुले समाज के बीच में अगर अंतर की बात करें, तो जैसा अभी हमने बात की कि बंद समाज में जो व्यक्ति की स्थिति होती है, वो जन्म से ही निर्धारित होती है, जबकि जो खुला समाज होता है, वहां पर व्यक्ति के अर्जित मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं अंतर, तो बंद समाज के अंतर्गत क्या होता है कि जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, और जो आर्थिक अवसर हैं, वो असमान रूप से पाए जाते हैं। यानी कि बंद समाज में ऐसा नहीं होता कि सबको एक जैसे अवसर प्राप्त हो या समाज की सारी सुख सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। जबकि जो खुला समाज है, उसमें जो जीवन जीने के लिए जितने भी सुख सुविधाएं हैं, उसको प्राप्त करने का जो अवसर है, वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है।
अगले अगर हम अंतर की बात करें तो बंद समाज में आरोही और अवरोही यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी या असेंडिंग डिसेंडिंग मोबिलिटी का अभाव होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयासों से नीचे ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे हमने बात की ना कि वो जन्म से आधारित हो जाती है व्यक्ति की स्थिति, लेकिन जो खुला समाज है उसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और अपने व्यवसाय के आधार पर समाज में निम्न श्रेणी से मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी में जा सकते हैं, या मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी का व्यक्ति वो किन्हीं कारणों से नीचे भी जा सकते हैं। और जो बंद समाज होता है वो तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ और संतुलित अवस्था में पाया जाता है, और उसका कारण ये होता है कि उसकी सामाजिक संरचना जो होती है वो काफी जटिल होती है और कठोर होती है, जबकि जो खुला समाज है उसमें व्यक्ति का जीवन जो हम देखते हैं वो काफी संघर्ष में पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर वक्त उनको लगता है कि हमें अगले व्यक्ति से आगे निकल। तो ऐसे समाजों की जो संरचना होती है वो काफी ढीली होती है और जिसमें आसानी से परिवर्तन होते रहते हैं, और अक्सर इस वजह से समाज में अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, विघटन की भी अनेक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और उसकी वजह से अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि बंद समाज के अंतर्गत जो सामाजिक शक्ति होती है वो विशिष्ट वर्ग या इलीट क्लास के हाथों में केंद्रित होती है। जो प्रत्येक स्थिति है उसमें विशिष्ट वर्ग अपनी शक्ति अपने ही पास रखना चाहता है, लेकिन वहीं अगर हम मुक्त समाजों की या ओपन सोसाइटी की बात करें तो वहां पर जो पावर स्ट्रक्चर है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, और समाज में जो शक्ति है उसका जो विकेंद्रित स्वरूप है वो विकेंद्रित स्वरूप पाया जाता है, और इसी की वजह से समाज में जो रूलिंग इलीट है उसके लोग किन्हीं कारणों से ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि जो बंद समाज होता है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, क्योंकि ऐसे समाजों में गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा की प्रधानता होती है, जबकि खुले समाज में विकास जो होता है वो काफी तीव्र गति से होता है, और इसीलिए समाज में जो व्यक्ति का जीवन है उसमें धर्म की जगह रैशनल वैल्यूज होती हैं। उच्च शिक्षा के कारण जो लोग हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो साइंटिफिक होता है, मतलब उनका जो चिंतन होता है वो वैज्ञानिक होता है, और समाज में असमानता भी जो सापेक्षिक रूप से हम कह सकते हैं कि कम होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो बहुत ही आसानी से पूरी होती रहती हैं। फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खुले समाज के अंतर्गत भी प्रत्येक व्यक्ति का समाज के सबसे ऊंचे या ऊपरी ओहदे तक जो पहुंचना है वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सामाजिक संरचना का स्वरूप एक प्रकार से पिरामिड की तरह होता है। जैसे कि पिरामिड का आधार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने गतिशीलता, उसका अर्थ, उसके निर्धारक, बंद समाज, खुला समाज, निर्धारक के अनेक रूप इत्यादि की बात की, और इनके बारे में हमने जाना। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।